जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो क्लास 10th के लिए है जो भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 का प्रकाश का अपवर्तन का है। इसमें पार्ट 1 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं और यह वीडियो पार्ट 2 है जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे लगे हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 वीडियो है, अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देखें। और यह पार्ट 2 वीडियो हम आज इससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जिसके बीच का भाग क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? शीर्ष का भाग मतलब ऊपर का भाग क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्या कहलाता है? तो उत्तल लेंस कहलाता है। हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बोलता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस जो होता है वह अभिसारी लेंस उसको क्यों कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें ये मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अपसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर रे जो आएंगे वो क्या करेंगे? अभिसरित कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये मैंने बताता हूँ कि यह आपका हो गया, ये हो गया उत्तल हो गया, ठीक है। यहाँ से जो ही प्रकाश जाएगी, यहाँ से जो ही प्रकाश जाएगी, है ना, वह सब का सब कहाँ? तो एक ही केंद्र पर क्या करेंगे? एक ही फोकस पर यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। यानी कि सब के सब क्या कर लिए? तो अपसरित कर लिए, एक ही बिंदु पर आकर के मिल गए, इसीलिए इसको बोला जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें को फैला देती है और इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से, यह हो गया, यहाँ पर मैंने एक अवतल लेंस बनाया, ठीक है। ये अवतल लेंस है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये अवतल लेंस है। यहाँ से जो प्रकाश की जो किरणें जाती है, ये प्रकाश की किरणें जाती है, ये क्या करती है? यहाँ से जाने के बाद ये क्या इधर डाइवर्ट कर देती है और यहाँ से जाने के बाद ये क्या करती है? इधर डाइवर्ट कर देती है। मतलब यह फैला देते हैं। क्या करते हैं? ये फैला देते हैं। इसीलिए इसको अवतल लेंस को, यानी कि इस, है ना, अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस होने का शर्त क्या है। लेंस होने का शर्त क्या है? जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो, यानी कि माध्यम से ज़्यादा अपवर्तनांक हो, क्या हो? ज़्यादा हो, तो लेंस की भांति कार्य करने लगता है। किसके भांति? तो लेंस की भांति। लेंस के भांति कहने का मतलब लेंस के जैसा काम करने लगना, उसे क्या बोलते हैं? लेंस की भांति। अर्थात उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा और अवतल लेंस के जैसा कार्य, है ना, करेगा। वह क्या होगा? लेंस का यही शर्त है। यानी कि लेंस का शर्त होता है कि वह अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए? तो ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखते हैं लेंस। अगला ध्यान से देखिएगा, लेंस के बारे में पहले समझते हैं कि लेंस होता क्या है। देखिए लेंस को हम लोग ताल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस को ताल भी बोलते हैं, या इसका नाम हो गया लेंस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेंस या ताल किसे कहते हैं? तो लेंस या ताल जो होते हैं वो किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितियाँ सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य वक्रित रहता हो या वक्रित रहता हो, ताल या लेंस कहलाता है ना। यह देखिए ध्यान से, यह क्या बताया गया है कि यह
यह है ना प्रायः कांच का बना होता है और उसका सतह गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस और बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहलाता है। मतलब इसका सतह अगर गोल रहेगा तो ये गोलीय लेंस कहला गया, अगर इसका सतह क्या रहेगा तो है ना बेलनाकार के जैसा रहेगा तो बेलनाकार लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यह लेंस का काम होता है, यानी कि इसका जो पारदर्शी माध्यम एक भाग क्या वक्रित रहता है वही क्या कहलाता है तो लेंस या ताल कहलाता है। आगे देखते हैं एक एक करके। गोलाकार लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे तो हम गोलाकार लेंस के बारे में। ठीक है, तो गोलाकार लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हो गया है ना अवतल लेंस और दूसरा का नाम हो गया है ना उत्तल लेंस। तो एक एक समझते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस समझिए ध्यान से कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो, क्या हो बीच का भाग पतला हो और शीर्ष का भाग क्या हो तो मोटा हो, शीर्ष का भाग क्या हो तो मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। फिर से देखिएगा बच्चे ध्यान से कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो पतला हो, बीच वाला भाग पतला होना चाहिए और शीर्ष वाला भाग क्या होना चाहिए तो मोटा होना चाहिए, क्या कहलाता है तो अवतल लेंस कहलाता है। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर फिगर में मैंने बताया है, ये हो गया शीर्ष वाला भाग। ठीक है, ये शीर्ष वाला भाग क्या होगा तो मोटा, क्या है शीर्ष वाला भाग तो मोटा, मगर ये वाला भाग क्या है तो पतला है, क्या है पतला। तो यानी कि अवतल लेंस में कह सकते हैं कि शीर्ष वाला भाग क्या होना चाहिए मोटा होना चाहिए और मतलब जो बीच वाला भाग क्या होना चाहिए तो पतला होना चाहिए, वो क्या कहलाता है तो अवतल लेंस कहलाता है। और ये अवतल लेंस को है ना अपसारी लेंस भी कहते हैं। मैंने ऊपर पढ़ा है कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ से जाने वाली ये प्रकाश की किरणें होती है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं और मुख्य अक्ष समांतर जाने के बाद ये क्या करते हैं मिलते हैं सब एक ही बिंदु पर जाकर। ठीक है, कहाँ मिलते हैं तो सब एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अप अपसारी, यानी कि इसको अवतल को क्या बोलते हैं तो अपसारी लेंस कहते हैं। अगला देखिएगा ध्यान से कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है तो 7 रंगों का मिश्रण है। इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह 7 रंगों का मिश्रण है, एक प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो इस प्रयोग को रोकने के लिए है ना 2 प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे का आधार ऊपर रखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मतलब एक का आधार ऊपर रखेंगे और एक आधार कहाँ रखेंगे तो एक आधार नीचे रखेंगे। ठीक है, अब उसमें पहले क्या कहता है कि जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वह वर्ण विक्षेपण होने कारण है ना यह 7 रंगों में क्या होता है तो बढ़ जाता है। कितने रंगों में 7 रंगों में, यानी जैसे ही प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में बढ़ जाता है। जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है ना, तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देती है। इस तरह है ना, इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो अब अभी 7 रंगों में क्या कर देते हैं विभक्त कर देते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से यह हटता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया गया एक प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है तो ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म से गुजारा गया है श्वेत प्रकाश को, किससे गुजारा गया है तो है ना प्रिज्म से गुजार दिया गया है श्वेत प्रकाश को, यहाँ से गया और ये श्वेत प्रकाश है। जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश से गुजारता है तो कितना कलर में बांटता है तो 7 कलर में, है ना 7 में डिवाइड कर दिया। मगर 7 में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देखा गया कि 7 रंग एक पट्टी का निर्माण करता है ना, जबकि यहाँ पर क्या किया गया एक प्रिज्म को उल्टा, यहाँ ध्यान से देखिएगा फिगर थोड़ा सा गलती हो गया था, या मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ये प्रिज्म यहाँ पर उल्टा प्रिज्म रखा गया। जैसे यहाँ पर उल्टा प्रिज्म रखा गया है तो यहाँ पर से बाद क्या होता है फिर क्या होता है तो श्वेत प्रकाश आ जाता है। क्या बन जाता है तो श्वेत प्रकाश बन जाता है, यानी कि पहले श्वेत था फिर 7 कलर में डिवाइड हुआ है ना, फिर क्या बन जाता है तो श्वेत बन जाता है ना। यह सर्च न्यूटन ने किया था। अगला देखते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण, जो बढ़ाए गए आपतित किरण होती है और निर्गत किरण होती है कि बीच का कोण क्या कहलाता है तो विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से, किससे तो डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण किससे सूचित करेंगे तो हम लोग डेल से, किसके तो डेल से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं अगला।
आगे देखते हैं कि है ना शुद्ध वर्णपट क्या होता है ना, और अशुद्ध वर्णपट क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है वर्णपट, फिर वर्णपट के बारे में हम लोग समझेंगे कि वर्णपट होता क्या है। इसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, शुद्ध वर्णपट क्या होता है? वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई दे वो क्या कहलाता है? तो शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। और सभी है ना वर्णपट पर क्या रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? तो अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने लिखा है कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी कि अगर हम देखें तो दो प्रकार का हो गया वर्णपट। कितना? तो एक हो गया शुद्ध और एक क्या हो गया? और एक हो गया अशुद्ध हो गया। ठीक है। यानी कि शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध क्या होता है? मतलब जिस पर रंग स्पष्ट क्या करे तो दिखाई दे, जिस पर रंग क्या करे तो स्पष्ट दिखाई दे वो क्या कहलाता है? तो शुद्ध। और जिस पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे वो क्या कहलाता है? तो अशुद्ध कहलाता है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बैगनी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ध्यान से, बैगनी कलर यानी कि 7 कलर में सबसे ऊपर जो होते हैं वो कौन सा कलर होते हैं? तो लाल होते हैं। और नीचे कौन होते हैं? तो बैगनी होते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये लाल कलर का जो होता है तरंगदैर्घ्य है ना, बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि बैगनी का क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? विचलन बहुत कम कर पाते हैं। विचलन क्या करते हैं? है ना, बहुत कम करते हैं। जबकि यह विचलन क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। है ना। आगे देखिएगा ध्यान से कि लाल रंग, लाल में क्या करता है? सिर्फ उसका उल्टा होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। और जैसे ही इसका तरंगदैर्घ्य अधिक हो रहता है तो इसका विचलन भी क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, लाल कलर जो होंगे ना, लाल कलर का जो होता है विचलन बहुत ही क्या होता है? तो कम होता है। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो अधिक होता है। फिर उसके बाद क्या है? तो बैगनी। क्या है? तो बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। क्या होता है? तो ज़्यादा। और इसका इसका कम होता है। विचलन क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? इसका कम होता है। आगे देखिएगा ध्यान से, अगला क्या बता रहा है कि है ना वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है वर्ण विक्षेपण की घटना? तो सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है। और इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती रहती है। यानी सभी कलर का रंग क्या होता है? अलग अलग होते हैं। इसी कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना होते रहते हैं। आगे देखिए ध्यान से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए आप समझते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश जैसे ही बोला गया इसमें 7 कलर डिवाइड आते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जब किसी प्रिज्म से है ना गुजारा जाता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में है ना विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मैंने यहाँ पे बताया क्या कि यहाँ पर एक ले लिया है प्रिज्म। क्या ले लिया? यहाँ पर एक प्रिज्म ले लिया। इस प्रिज्म से क्या होता है? श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। किसको गुजारा जाता है? तो श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। तो जैसे गुजारते हैं तो कितने कलर में डिवाइड होता है? तो 7 कलर में। कितने कलर में होते हैं? तो है ना 7 कलर में डिवाइड होता है। और ऊपर कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर होता है लाल होता है। सबसे नीचे क्या होता है? तो बैगनी होता है। आपको याद करने का ट्रिक बता दूं, क्या होता है? याद करने का ट्रिक जो होता है वो होता है ना बै जा हा पी ना ला, है ना, ये होता है। यानी कि बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया? तो लाल हो गया। ठीक है। बैजानी हापी ना ला यानी कि लाल। यानी कि सबसे ऊपर जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो लाल। सबसे नीचे क्या होते हैं? तो बैगनी। यानी कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 कलर में डिवाइड होता है। यही घटना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से, मैं इसी चीज़ को यहाँ फिगर में बताया गया है कि यहाँ पर ये हो गया श्वेत प्रकाश है ना, ये हो गया श्वेत प्रकाश। इसको क्या यहाँ से गुजरा जाता है तो कितने कलर में देखिए ध्यान से, तो ये 7 अवयव में क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं। कितने अवयव में? तो है ना ये 7 अवयव में बढ़ जाते हैं, है ना। और जैसे ये 7 अवयव में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो यही 7 अवयव बढ़ना ये घटना क्या कहलाता है? तो वर्ण, है ना,
वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मगर ध्यान से समझिएगा, इसमें वर्ण विक्षेपण के साथ साथ यहाँ पर एक पट्टी का ही निर्माण किया है। ठीक है, ये जो पट्टी का निर्माण किया, इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो वर्ण पट, या इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ऊपर कौन रहता है, तो लाल रहता है, नीचे कौन रहता है, तो बैगनी रहता है। ठीक है, याद करने का ट्रिक देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने बताया है क्या है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ बताया गया है कि क्या है, तो है ना, नीचे से याद कीजिएगा, बै जा नी ह पी ना ला, यानी कि क्या हो गया बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, ला से हो गया लाल। यानी कि लाल का विचलन बहुत कम होता है और बैगनी का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। फिर लाल का जो होता है, यह तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते ध्यान से देखिएगा, स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या होता है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या होता है। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंगों का प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध वर्णपट और क्या होता है, तो अशुद्ध वर्णपट, जो मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए ध्यान से इस फिगर में समझिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये 7 कलर का क्या किया, तो पट्टी का निर्माण किया है, और यही जो 7 कलर का पट्टी का निर्माण किया है, यही क्या होता है, तो वर्णपट यानी कि स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे देखिए अगला समझते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है। दोनों को मैंने अच्छी तरीके से पहले ही बता दिया है कि शुद्ध एक क्या होता है, शुद्ध, और एक क्या होता है, अशुद्ध। मतलब जिस पट्टी पर स्पष्ट रूप से रंग कलर दिखा देता है उसको शुद्ध वर्णपट कहते हैं, और जिस पट्टी पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं, तो अशुद्ध बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिज्म के बारे में समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है ना। प्रिज्म को प्रिज्म कहा जाता है ना। प्रिज्म क्या होता है, तो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से, है ना, 3 आयताकार है, कितने, तो 3 आयताकार है और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे ठोस पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, तो प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा जाता है, प्रिज्म। आइए फिगर के हिसाब से समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए ध्यान से कि इसमें एक आयताकार आपको यहाँ दिखता होगा, एक आयताकार यहाँ दिखता होगा, और एक आयताकार यहाँ पर दिखता होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 आयताकार, और यहाँ पर ये 2 त्रिभुजाकार, यानी कि एक ये वाला आपको दिखता होगा, है ना, ये वाला, और एक इसके बैक वाला दिखता होगा। ठीक है, तो इसी से जो घिरा हुआ जो होता है पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। और यहाँ पर जो एंगल जो होता है, ई एंगल को बोलते हैं अपवर्तक कोण। क्या बोला जाता है, तो अपवर्तक कोण कहा जाता है, और इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। नीचे क्या होता है, तो आधार होता है, नीचे क्या होता है, तो आधार होता है ना। अब देखते हैं कि त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या होता है। त्रिपार्श्व प्रिज्म यानी कि त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या है, तो कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका 2 सम्मुख फलक, कितने, तो जिसका, है ना, 2 सम्मुख फलक जो होते हैं आपस में समांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाता है। इसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म कितने होते हैं, तो 3 आयताकार, कितने होते हैं, तो 3 गो रेक्टेंगल होते हैं, और 2 क्या होते हैं, तो त्रिभुज होते हैं। ठीक है, याद रखिए किसमें, ये होते हैं प्रिज्म में। उसके बाद त्रिपार्श्व में क्या होते हैं, तो 3 गो आयताकार, है ना, 3 गो इसमें आयताकार होंगे, और 2 गो इसमें क्या होंगे, त्रिभुजाकार होंगे, है ना। अब देखिए समझते हैं फिगर के हिसाब से। फिगर में क्या बताया गया है कि इसमें देखिए 5 सतह आपको दिखेगा, एक सतह, है ना, और एक 2 सतह, उसके बैक और उसके जस्ट, है ना, पीछे वाला और सामने वाला, तो टोटल कितने सतह हो गए, तो याद रखिएगा 5 सतह होते हैं। त्रिपार्श्व में कितने सतह, 5 सतह, त्रिभुज कितने, 2, त्रिभुज कितने, तो 2, और आयताकार कितने, तो 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि अपेक्षित अपवर्तनांक, है ना। अपेक्षित का मतलब क्या होता है, किसी के, है ना, रिलेशन, किसी के अपेक्षा, है ना, वो होता है अपेक्षित। यानी कि अपेक्षित अपवर्तनांक क्या है, तो 2 माध्यमों को, कितने, तो 2 माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या बोला जाता है, तो अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि देखिए माध्यम 1 और माध्यम 2 हो गया, है ना, हमेशा अपेक्षित होता है, रिलेशन को दिखाता है। ठीक है,
तो माध्यम 1 हो गया और माध्यम 2 हो गया। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक को मान ले क्या, तो n1 मान ले। 2 का क्या माने हैं, तो n2 मान लिए। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अगर करना होगा, है ना, 2 का माध्यम और 1 के सापेक्ष करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि n21 जो है वह n2 और n1 यानी कि जिसके सापेक्ष कहा जाए, है ना, उसको हमेशा, जैसे यहाँ पर दो माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, तो हमेशा क्या रखना, 1 को हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर 2 को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 यानी कि n2 बटा n1 होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर पूछता 3 का, है ना, अपवर्तनांक किसके, तो 2 के, तो क्या हो जाता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 और यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा अपेक्षित, है ना, अपवर्तनांक होता है। आगे देखते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 कितना है, तो 2.4 है ना, किसका, तो हीरा का। तो इससे आपका क्या, यानी इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। समझते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है जो काफ़ी ज़्यादा है और यह प्रकाशीय है ना, काफ़ी क्या है, तो ज़्यादा है और यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा तथा इसमें प्रकाश की चल क्या होती है, तो कम होती है। प्रकाश चल क्या होती है, तो कम होती है, किस में, तो हीरा में। हीरा में प्रकाश चल क्या होती है, तो कम होती है, ठीक है। कितना हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी है, यानी कि 2 है ना 4 कितना होता है, 2.42 किसका, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है। और यह प्रकाश गति बहुत कम करता है इसका, है ना, बहुत ही क्या होता है, तो कम होता है गति, ठीक है। अगला देखते हैं कि निरपेक्ष क्या होती है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ना, क्या, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो पहला देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, निर्वात प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। पहले समझें कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो निर्वात में, है, निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ पर हवा नहीं होते हैं, जहाँ पर हवा नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, तो निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी को क्या अनुपात करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया, इसमें प्रकाश, है ना, इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उससे निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि किसी के सापेक्ष अगर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए नीचे बताया गया, नीचे यानी कि म्यू, अब ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तनांक को यहाँ पर क्या दिख गया, तो म्यू से, क्या है, तो म्यू है ना, इसको बोलेंगे म्यू, है ना। तो म्यू बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होगा, निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का क्या, तो अनुपात, दोनों क्या, अनुपात, है ना। अब देखिए ध्यान से नीचे देखते हैं, क्वेश्चन अगला कहता है कि प्रकाश हवा से कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। प्रकाश जो होती है वह हवा से कहाँ प्रवेश करेगी, कांच में। कहाँ, तो कांच में, कहाँ करेगी, तो, है ना, कांच में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1 है ना, 1 क्या है, तो 5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, यदि हवा में प्रकाश चाल कितना, इतना हो। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में कितना होता है, कांच का चाल निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ है ना, मीटर पर क्या होता है, तो सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, 3 है ना गुने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। कहता है कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, यानी कि म्यू दिया गया है 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर म्यू बराबर दिया गया 1.5 है और निर्वात में प्रकाश चाल हो गया 3 × 10⁸ और उसका माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया, है ना। तो यहाँ पर माध्यम प्रकाश चाल क्या कि क्रॉस गुना, यहाँ पर क्या इसमें से गुना इसमें से गुना कर दिए और माध्यम प्रकाश चाल को निकाल दिए, है ना, गुना भाग करके यहाँ पर आगे कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है अपवर्तनांक को समझते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते थे, किसी माध्यम में जैसे जल, हवा, कांच, कोई माध्यम हो, जल हो, हवा हो या कांच हो, का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है
है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग, उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम में अपेक्षा कितने गुना कम है ना होगा। अब देखिए ध्यान से, कम या अधिक होगा, ठीक है। वो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। जैसे कि यहाँ पर अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होता है वह क्या है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अपवर्तनांक को यहाँ पर एन से करते हैं या म्यू से, है ना, सी बटा क्या हो गया? तो सी अपॉन एन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब देखते हैं कि अपवर्तनांक जो है हमेशा याद रखिएगा, अपवर्तनांक एक से कम कभी नहीं हो सकता है। अपवर्तनांक एक से कम हमेशा कभी हो ही नहीं सकता है। या निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम कितना होता है? तो वह होता है एक। कितना होता है? तो वह होता है एक होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है। आगे देखिए ध्यान से कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। और कितना होता है? तो 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। आगे देखिए ध्यान से कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है, यानी कि न इसका कोई मात्रक होता है, न इसका कोई क्या होता है? यूनिट होता है, और न ही क्या होता है? तो डायमेंशन होता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं होता है, किसका? तो अपवर्तनांक का, ठीक। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक एंगस्ट्रम, याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम जो होते हैं वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि एक एंगस्ट्रम जो होते हैं वह 10⁻⁻10 मीटर क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आगे देखते हैं कि लॉर्ड, है ना, रेलन ने बताया कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, देखिए लॉर्ड रेलन, कौन? तो लॉर्ड रेलन ने बताया था कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, किसका? तो जिस तरंग सबसे कम होता है, तरंग किसका सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। उसमें विचलन प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि हम एक तरह से देख सकते हैं कि बैगनी का, है ना, किसका? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वह देखा जाए तो एक्चुअली बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और उसका लाल का जो होता है वह तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। मगर याद रखिएगा इसका विचलन कम होता है। लाल का विचलन क्या होता है? तो कम होता है। और बैगनी का विचलन क्या होता है? तो याद रखिएगा अधिक विचलन होता है। बैगनी का विचलन क्या होता है? तो अधिक होता है, जबकि लाल का विचलन बहुत ही क्या होते हैं? तो कम होते हैं। यह बात बताया था, लॉर्ड रेलन ने बताया था, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, इसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पर कि बैगनी का, किसका? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है। और उसी बात को मैंने लिखा है कि लाल का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो है ध्यान दीजिएगा कि अगला जो है इसका पार्ट खत्म नहीं हुआ है, यह पार्ट 2 था। और पार्ट 3 में आप लोग को आसानी से क्या करेंगे? तो यह चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और इसके साथ साथ यानी कि जो आप लेसन 1 पढ़े हैं उसका ही मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं कराया है। और लेसन यह क्या चल रहा है? तो 2 चल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं कराया है। दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का, है ना, ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे? करवाएंगे, एक साथ लेकर के आएंगे। पहले इसमें पार्ट 3 वीडियो लेकर के इस चैप्टर को क्या कर देते हैं? तो ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको अंत में बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।